हाँ बच्चों, मैं प्रॉब्लम आपको जो फंक्शंस के ऊपर सॉल्व करके दे रहा हूँ, लास्ट वीडियो में टिल 7 वी हैव सॉल्व्ड। अच्छा, ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, ये सारे के सारे क्वेश्चंस पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे। मतलब जहाँ पे भी आपके नोट्स मिलते हैं ना, वहाँ पे आपको ये सारे के सारे स्टफ मिल जाएंगे। मतलब आपको ये कहीं भी बैठ के ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं, क्वेश्चंस देख के लिखने की ज़रूरत नहीं। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, जितने भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। जितना भी कंटेंट मैंने वो ना हैंड रिटन में सारे मैंने तुम लोग का सिलेबस रखा था, वो भी भेज दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में। ओके, तो ये सब आपको स्टफ मिल जाएगा एक ही जगह पे। ठीक है बच्चों, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि सेल्स पर्सन का डेटा है, मतलब ये डेटा सेल्स पर्सन का है, एम्प्लॉय का नहीं है। चलो ठीक है, सेल्स पर्सन का नेम, टोटल सेल्स पर्सन का नेम और टोटल सेल्स हैव बीन इंटर्ड इन कॉलम ए एंड बी रिस्पेक्टिवली फॉर 50 सेल्समैन। बच्चे लोग 50 सेल्समैन मतलब ड्रैग 51 तक होएगा। क्यों? सेल्समैन 50 है, बट वन हेडिंग के लिए जाएगा ना, एक हेडिंग के लिए जाएगा। और देखो हेडिंग के लिए जाएगा, उन्होंने नेक्स्ट सेंटेंस में बोल भी दिया है, द फर्स्ट रो कंटेन हेडिंग एंड द नेक्स्ट 50 रोज कंटेन डेटा। तो पहला हेडिंग के लिए और बाद में 50 का डेटा है। तो बच्चे लोग सिंपल सी लॉजिक है, 51 तक आपको ड्रैग करना। अच्छा, ये जो 51 तक ड्रैग करने का ये लॉजिक किधर काम आएगा? जब मैं आपको ये वाले क्वेश्चन बुक में से सॉल्व करूँगा ना, लिखने का मतलब आप जो फॉर्मूला लिख रहे हो ना, उसके ऊपर जो स्टेप लिखने का ना, वो लिख के बताऊँगा। अभी फ़िलहाल सिर्फ मैं आप लोग को फॉर्मूला पे फोकस कर रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में कैसे अपेयर करना है, तो जब आपकी बुक के क्वेश्चन होंगे ना, तभी मैं आपको लिखने का वो स्टेप बताऊँगा, तब आपको समझेगा कि लिखने का कैसा। ठीक है ना, मतलब ड्रैग वाला कंसेप्ट कब काम आएगा। तो फर्स्ट रो कंटेन हेडिंग एंड द नेक्स्ट 50 रोज कंटेन डेटा। चलो यहाँ तक तो ठीक है। एक वर्कशीट को विजुलाइज करो, ए में नेम्स, बी में टोटल सेल्स, ए में नेम्स, बी में टोटल सेल्स, ए और बी 51 तक, मतलब विजुलाइज कर। बच्चे लोग विजुलाइज थोड़ा सा करने को आना चाहिए जब पैराग्राफ वाला क्वेश्चन हो तो। हाँ, फिर आगे क्या बोला है, फर्स्ट रो कंटेन हेडिंग और बाकी के 50 में डेटा है। मतलब 51 तक अगर आपको ड्रैग करना है, 51 तक ड्रैग करना पड़ेगा। ठीक है, राइट द स्टेप्स टू कंप्यूट। कंप्यूट मीन्स कैलकुलेट, कंप्यूट मीन्स कैलकुलेट, कंप्यूट कमीशन एंड इंसेंटिव। तो अपने को नेक्स्ट दो कॉलम में दो हेडिंग मिल गई, एक कमीशन और एक इंसेंटिव, दो हेडिंग मिल गई। और वो कैसा पे करना है, कॉलम सी और डी में, क्योंकि ए और बी में तो आपको पता है नेम और टोटल सेल्स था, तो डेफिनेटली सी और डी होगा ना फिर तो सी में कमीशन आएगा, डी में इंसेंटिव्स आएगा, बराबर है। चलो अभी वो सब ठीक है। मेन क्वेश्चन लास्ट की जो है ना, 2 या 3 लाइन जो दिया है ना, एक्चुअली मेन पॉलिसी उधर है। यहाँ पे तो सिर्फ वर्कशीट बताया कि ये वर्कशीट है, ये वर्कशीट है, ये वर्कशीट है। मेन क्वेश्चन लास्ट की 3 लाइन, लास्ट की जो 3 लाइन आपको दिख रही है ना बच्चों, छोटा सा पैराग्राफ, मेन क्वेश्चन, क्योंकि मेन कंसेप्ट उधर ही है। क्या बोला है, कमीशन इज 2% ऑफ द सेल्स अप टू 2 lakhs एंड 3% ऑफ द बैलेंस। बच्चे लोग ये जो बैलेंस वर्ड यूज़ किया ना, बैलेंस सेल्स, इसका मतलब क्या हुआ कि 2% निकालना 1 लाख के ऊपर, मगर उसके ऊपर का रहेगा तो 1 लाख माइनस करके लेना। बैलेंस का मतलब माइनस करके लेना। बच्चे लोग ये जो हिंट है ना बैलेंस वाला, ये जो बैलेंस वाला हिंट है ना, ये आपको, ये मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये आपको कहीं ना कहीं नेक्स्ट, तो यहाँ पे नेक्स्ट का कंसेप्ट ही नहीं, यहाँ पे एक्सेस का कंसेप्ट है, एक्सेस। क्योंकि यहाँ पे अगर और एक चीज़ होती तो नेक्स्ट आता एक्सेस। तो अगर ये एक्सेस है, ये अप टू है, तो बच्चों ये फिर से एक बार इनकम टैक्स का ही कैलकुलेशन का लॉजिक है। मतलब इसका वो टेबल कैसे बनेगा पता है, अप टू, अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ अप टू 1 लाख, अप टू 1 लाख कितना परसेंट, 2%। और सीधा अभी इसमें नेक्स्ट है ही नहीं ना, बैलेंस बोल दिया। और बच्चों बैलेंस मीन्स एक्सेस, तो ये भी एक्चुअली थोड़ा सा इनकम टैक्स जैसे ही है। हाँ, मगर इसमें एक क्या कंसेप्ट है पता है, नंबर ऑफ इफ़ कितने, एक ही। खाली इसमें ये लॉजिक है कि जब वो इफ़ का सेकंड कैलकुलेशन होगा तो माइनस करना भूलना मत, क्योंकि ये बैलेंस बोला है। मतलब ये भी इनकम टैक्स का लॉजिक ही है। तो उसने एक्सेस कितना परसेंट बोला है, एक्सेस इज 3%। बच्चे लोग जैसे आपने लास्ट टाइम किया था ना क्यूमुलेटिव, सेम क्यूमुलेटिव वाला मेथड इधर, 1 लाख का 2%। बच्चे लोग 1 लाख का 2% मेरे ख्याल से 2000 आएगा। एक बार करके देख लेते हैं कैलसी में, 1 लाख का 2%, हाँ 2000 रुपीज़। तो यहाँ पे लिखा 2000
यहाँ पे डैश, यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे डैश, हो गया। अब इसका इफ़ कैसे बनेगा, मतलब कमीशन का इफ़, कमीशन कैलकुलेशन का इफ़ कैसे बनेगा, इज इक्वल टू इफ़ आप लोग का जो टोटल सेल्स होगा वो B2 में होगा ना, तो अगर ये B2, इफ़ दिस B2 ओके कितना लेस देन इक्वल टू 1 लाख, लेस देन इक्वल टू 1 लाख, अगर लेस देन इक्वल टू 1 लाख है, ठीक है ना, तो फिर अगर ये लेस देन इक्वल टू 1 लाख है तो कैलकुलेशन कैसे होगा, 2% है ना, तो B2 का 2%, तो यहाँ पे आएगा B2 यानी सेल्स उसका 2%, नहीं तो क्या, तो बच्चे लोग अब ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब उसने बोला बैलेंस का, तो बैलेंस का मतलब B2 में से पहले कितना लेस करो, 1 लाख लेस करो, 1 लाख लेस किया, इंटू कितना परसेंट दो, इंटू 3% दो, और प्लस मालूम है इनकम टैक्स अपन प्लस करते हैं लास्ट में, प्लस पहले 3% निकाला, प्लस कितना निकाला उसका क्यूमुलेटिव में 2000 रुपीज़ ऐड कर दो, और कितने ब्रैकेट बन, बच्चे कभी कभी क्या सोचते पता, 2 इफ आएगा, अरे 2 इफ है किधर, एक ही इफ में काम हो गया, तो इसका मतलब क्लोजिंग ब्रैकेट कितना, ओनली 1, और ये बन गया आपका कमीशन का फॉर्मूला रेडी। बच्चों क्वेश्चन सिंपल सा था, बट एकदम और छोटा क्वेश्चन था, बट ये छोटा क्वेश्चन मतलब क्या, छोटा बम बड़ा धमाका है, इतना ध्यान में रखना, क्योंकि अगर आपने इसको सही तरीके से नहीं पढ़ा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या बोल रहा है, मतलब आप पढ़ते पढ़ते ऐसा लगेगा कहना क्या चाहते हो, ये लास्ट का जो पैराग्राफ है ना ये इंपॉर्टेंट है, तुम लोग समझा ना बच्चों। तो ऐसे एक्सेल में ना उन लोग क्या करते हैं, छोटे से क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट बना देते हैं, एक्चुअली है वो इनकम टैक्स का लॉजिक, बट इसमें स्लैब बड़ा नहीं किया, क्योंकि बैलेंस वर्ड लिखा है ना, बैलेंस, उससे पता चला ये एक्सेस वाला कंसेप्ट है, और जब ये एक्सेस वाला कंसेप्ट है तो डेफिनेटली ये माइनस करके फिर कैलकुलेशन होगा, और माइनस करके जब कैलकुलेशन होगा तो फिर इसमें प्लस करना पड़ेगा 2000 रुपीज़। मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन दिखने में बहुत छोटा है बट एक्चुअली है बहुत लाइक यू नो लॉजिक वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग ज़रा ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो। कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट्स को लगता है सिंपल क्वेश्चन है तो एक ही इफ में, और दूसरा जो कैलकुलेशन है ना वो माइनस करते नहीं है, सीधा B2 का 3% और प्लस वगैरह भी नहीं करते, 2000 खत्म, फार्मूला रॉन्ग, और वंस यू गिवन रॉन्ग फार्मूला जाए ना मार्क्स, करेक्ट ना बच्चे लोग। अभी इंसेंटिव्स का क्या बोला उसने, इंसेंटिव यहाँ से शुरू हुआ, इंसेंटिव इज 0.5%, 0.5% मतलब आधा परसेंट है, 0.5% ऑफ द सेल्स अबव 3,50,000 ओनली, यानी अभी पता है थोड़ा टाइम पहले अपन एक क्वेश्चन किया था 65,000 के ऊपर के अमाउंट का 10%, तभी मैंने आपको बोला भी था PQR का 68,000 है टोटल सेल्स, तो उसको जो एडिशनल कमीशन है, एडिशनल कमीशन 68 का 10% नहीं 3,000 का मिलेगा, क्योंकि 68 में से 65 पहले लेस करना है। बच्चों ये वापस कंसेप्ट आ गया, सेम कॉन्सेप्ट वंस अगेन, क्या बोला उसने 0.5% किसका, सेल्स अबोव 3,50,000 ओनली व्हेन द सेल एक्सीड्स 3,50,000, अदरवाइज इट इज नील मतलब जीरो। हाँ तो बच्चों इसका फॉर्मूला बनेगा, इसका ये मेरे को C नहीं D वाले कॉलम में देना है, मतलब इंसेंटिव वाले कॉलम में कैलकुलेशन देना है, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू, हाँ इसका कैलकुलेशन ऐसा होगा, इज इक्वल टू, थोड़ा जगह बना लूँ, हाँ इज इक्वल टू इंसेंटिव का कैलकुलेशन इफ़ अपना जो था ना वापस टोटल सेल्स B2 है ना, तो इफ़ इट इज़ B2 क्या बोला उसने, एक्सीड कितना 3,50,000, तो मोर देन 3,50,000। एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, फार्मूला टाइप करते वक्त आप कभी भी अमाउंट में कॉमा वगैरह मत देना, क्योंकि आपको कॉमा देने का ना अकाउंट वगैरह में हैबिट हो जाता है, बड़ा अमाउंट हो 3,50, ऐसा देते रहते हो, प्लीज़ यहाँ पे मत देना, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका मीनिंग है ना कॉमा का, पहला कॉमा देन है, दूसरा कॉमा अदरवाइज है, तो इसमें कॉमा का मीनिंग होता है फार्मूला देते वक्त, ठीक है ना। तो जैसे ही अगर ये 3,50,000 से बड़ा हुआ तो अभी माइनस क्या करने का, B2 में से, ओके B2 में से पहले माइनस करो कितना 3,50,000, क्योंकि इसके ऊपर के ऊपर 0.5%। बच्चों ये भी देखा, छोटा सा क्वेश्चन है बट बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया हुआ क्वेश्चन है। कितना परसेंट उसका 0.5%, तो 0.5% नहीं तो कितना सीधा ज़ीरो, क्योंकि नील बोला है ना, और नील में आप लोग को पता है अमाउंट ज़ीरो होना चाहिए, तो ये बन गया आपका फार्मूला। ध्यान दिया आपने, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने प्रॉपरली समझा नहीं ना कि वो क्या बोल रहा है तो आपका फार्मूला गलत होने के पूरी चांसेस है।
तो प्लीज़ आप लोग को ये ध्यान रखना है बच्चे लोग, प्लीज़ आप लोग को ये ध्यान रखना है कि दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलो अभी ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में क्या बोला बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में, हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग वर्कशीट। क्या दिया है वर्कशीट में, नेम, जेंडर, डिपार्टमेंट, TEPT मतलब डिपार्टमेंट, फिर सैलरी, और अपने को 2 चीज़ निकालना है, बोनस और अलाउंस। मगर नीचे 3 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में बोला है कि टू कंप्यूट बोनस 40% ऑफ द सैलरी अप टू। बच्चे लोग एक चीज़ और, कभी भी अप टू देख के ना ये मत बोलो कि ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं। अप टू आया मगर उसने बाद में बैलेंस पे नहीं, अदरवाइज बोला। अदरवाइज मतलब होता है नेक्स्ट कॉमा, अदरवाइज मतलब नेक्स्ट कॉमा। तो नेक्स्ट कॉमा के बाद कितना, 50%। ये अप टू वर्ड देख के सीधा इनकम टैक्स की लॉजिक पे मत इसको डाल देना, ये कॉमा नहीं तो कितना 50%, ये वो वाला कंसेप्ट है, इनकम टैक्स नहीं, ये अदरवाइज 50% होगा। या मतलब अगर अप टू होगा 20,000 तो 40%, नहीं होगा तो 50%, सीधा कंसेप्ट। ये माइनस वाइनस करने का कंसेप्ट नहीं है, मतलब ये इनकम टैक्स नहीं है। स्टूडेंट्स यहाँ पे कन्फ्यूज पता है क्या होता है, स्टूडेंट्स मेरे को ऐसा बोलते हैं सर इसमें भी अप टू लिखा है। अप टू लिखने से क्या होता है, उसने बाकी का कैलकुलेशन को ऐसा बोला क्या बैलेंस है, ऐसा कुछ जो लास्ट टाइम बोला था, ओके नहीं बोला, तो इसका मतलब ये इनकम टैक्स की लॉजिक नहीं है। तो सर इसका फिर फार्मूला कैसा होगा, इसका फार्मूला ऐसा होगा, इक्वल टू यानी पहला फार्मूला इधर दे रहा हूँ मैं, इधर इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट। उसने क्या बोला, जो है ना अपना सैलरी, तो सैलरी कौन से कॉलम में, D2। तो अगर ये D2 अप टू का मतलब लेस देन इक्वल टू कितना, 20,000, तो ये B2 का कितना परसेंट, B2 का 40%, नहीं तो B2 का कितना परसेंट, 50%। अभी इसमें देखो कहीं भी इनकम टैक्स का लॉजिक है क्या, नहीं है, कहीं भी इनकम टैक्स का लॉजिक नहीं। ये नहीं तो क्या होता है, मैंने पहले माइनस करना पड़ता है अमाउंट और उसका कैलकुलेशन ऐड करना पड़ता है, करेक्ट ना बच्चे लोग। ये इनकम अप टू देख के खुश मत हो जाना कि ये इनकम टैक्स की लॉजिक वाला क्वेश्चन है, ये तो इनफैक्ट एक बात बोलूँ, ये इनकम टैक्स की लॉजिक से सिंपल है। कॉमा करके 50%, पहला 40%, नहीं तो कॉमा करके 50%। तो प्लीज़ ज़रा याद रखना ये इनकम टैक्स का लॉजिक नहीं है। फिर दूसरा उसमें अलाउंस का क्या बोला उसने, 15% ऑफ सैलरी फॉर द सैलरी अबो मीन्स मोर देन, अबव वॉट 25,000, अदरवाइज 10%। ये भी वही नॉर्मल, ये भी इनकम टैक्स का लॉजिक नहीं। तो बच्चे लोग इसको मैं बना दूँ इधर, इक्वल टू ये वाला फार्मूला सेकेंड, अलाउंस का फार्मूला, इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट कौन सा, सैलरी मतलब कौन सा, D2 अबव मतलब मोर देन का साइन, मोर देन कितना, मोर देन 25,000। अगर मोर देन 25,000 तो कितना परसेंट, 15%, किसका, D2 का 15%, नहीं तो कितना D2 का कितना परसेंट, 10%, तो 10%। बच्चे लोग ये भी एकदम सिंपल कंसेप्ट, मतलब आप इसको इनकम टैक्स के लॉजिक पे मत डालो, ये उससे इजी कॉन्सेप्ट है। और देखो C10 में जाके एवरेज निकालना है, बट एवरेज में किसका निकालना है, सिर्फ परचेस डिपार्टमेंट का। बच्चों आपको पता है 2 हमने इफ़ वाले कॉन्सेप्ट सीखे थे, एवरेज इफ़ और सम इफ़। ये वाला क्वेश्चन एवरेज इफ़ का है। मेन अभी ये फार्मूला देने के टाइम है ना, आपको एक चीज़ रिकॉल करना है, नहीं तो अगर वो रिकॉल नहीं होगा ना तो आपका फार्मूला नहीं जाएगा करेक्ट। क्या निकालना है, एवरेज इफ़ में आर्गूमेंट्स कितना है और उसकी सीक्वेंस क्या है। ये अगर 2 आपने रिकॉल कर लिया ना तो आपका आंसर राइट जाएगा। एवरेज इफ़ में 3 आर्गूमेंट है, आर्गूमेंट कौन सी है, रेंज, क्राइटेरिया, एवरेज रेंज। एक बार फिर से, एवरेज इफ़ में नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स कितना, 3। ना व्हाट दैट आर्गूमेंट्स आर, उसके बारे में पहला रेंज, फिर क्राइटेरिया, फिर एवरेज रेंज। ठीक है, अगर आपने ये याद रखा तो आपको देखो अभी आपका आंसर करेक्ट जाएगा। इज इक्वल टू एवरेज इफ ब्रैकेट, पहला रेंज। अभी वो रेंज कौन सी, जिसमें क्राइटेरिया है, तो क्राइटेरिया कौन सा, परचेज। तो परचेज वाला क्राइटेरिया कहाँ पर है, C2 से लेके किधर तक,
C2 से C8 वाला जिसमें क्राइटेरिया है। अच्छा कौन सा क्राइटेरिया है वो दे दो, डबल इन्वर्टेड कॉमा में दे दो, एंड द क्राइटेरिया इज परचेज, एंड द क्राइटेरिया इज परचेज, परचेज दे दिया इधर। फिर आपको लेकिन एवरेज किसका निकालना है, एवरेज निकालना है सैलरी का। देखो ना सैलरी लिखा है, एवरेज सैलरी ऑफ, है ना, वो लिखा है ना एवरेज ऑफ सैलरी। तो सैलरी, तो सैलरी का रेंज अभी डाल दो। सैलरी का रेंज क्या है, D2 से कितना, D8। बच्चे लोग अगर आपने एवरेज इफ का सिंटेक्स नहीं याद रखा ना तो ये फॉर्मूला बच्चों को डिफिकल्ट लगेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एवरेज इफ के नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स है 3, व्हाट दैट आर्गूमेंट्स आर, रेंज, क्राइटेरिया, एवरेज रेंज। वापस एक बार, 3 आर्गूमेंट्स और दो उसकी जो सीक्वेंस है, पहले रेंज, फिर क्राइटेरिया और फिर एवरेज रेंज। तो रेंज मैंने C2 से C8 कौन सा दिया, जिसमें परचेज वर्ड है, और मैंने D2 to D8 कौन सा दिया, जिसमें सैलरी है, और वो सैलरी का वो एवरेज निकालेगा, वो सैलरी का वो एवरेज निकालेगा। बच्चे लोग दिस इज इंपॉर्टेंट। और ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर डन। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर डन। चलो लेट्स सी अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्योंकि 3 ही तो फार्मूला बनाने था इसमें, तीनों अपने फार्मूला रेडी। हाँ क्वेश्चन नंबर 9 अपना हो गया, ठीक है ना। हाँ बच्चे लोग क्वेश्चन नंबर 10 जरा ध्यान से देखो। मैंने आपको एक फंक्शन का कैटेगरी कराया था, डेटाबेस फंक्शन या लुकअप फंक्शन। देख लो एकदम ध्यान से, आपको 2 बड़ा हिंट मिल रहा है कि ये वी लुकअप है। एक सबसे बड़ा हिंट पता क्या है, नीचे क्वेश्चन में ही लिख दिया है वी लुकअप। अच्छा अगर नहीं भी लिखा होता ना कि ग्रेड और बोनस वी लुकअप से निकालना है, अगर नहीं दिया होता ना, अगर सिर्फ उन्होंने इतनी स्टेटमेंट दी होती, बच्चों राइट स्टेप्स टू कंप्यूट ग्रेड एंड बोनस इन कॉलम D एंड E रिस्पेक्टिवली, बस, तो भी आपको ये दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि ये वी लुकअप है। कैसे, उन्होंने जो सैलरी और ग्रेड और बोनस है ना, वर्कशीट के अंदर ही टाइप करके दे दिया है। उन्होंने वर्कशीट के अंदर ही टाइप करके दे दिया है, क्वेश्चन में नहीं डाला। बच्चे लोग ये दूसरा सेकंड हिंट है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उन्होंने सेकंड हिंट का वेट नहीं किया, पहले लिख दिया वी लुकअप से इसको सॉल्व करना है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ये नीचे पैराग्राफ नहीं भी दिया होता ना रिस्पेक्टिवली के बाद का यूजिंग से, तो भी आपको क्लिक होना चाहिए, वी लुकअप में ही सॉल्व होगा, ये इफ़ में नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने रेंज बना के दे दिया, जो डॉलर वाली रेंज होती है ना उसका रेंज दे दिया। और वो रेंज पता कौन सी है, F2 से लेके H, देखो नीचे लिखा भी है, देखो क्वेश्चन में H2 हेडिंग नहीं लिया उन्होंने, H2 से लेके H5। हाँ तो बच्चों अब इसका ग्रेड का कैलकुलेशन और इसका बोनस का कैलकुलेशन। और आपको पता है बच्चों ये वी लुकअप में एक चीज़ था कि कॉमा फॉल्स कब आता था, जब टेक्स्ट चेक हो रहा है। डॉलर वाली रेंज में टेक्स्ट चेक हो रहा है, जब नंबर चेक होता है ना तभी वो कॉमा फॉल्स नहीं आता है। ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है। अब इसका ये इनफैक्ट 2 फार्मूला मेरे को वी लुकअप के बनाने, 1 फार्मूला वी लुकअप का ग्रेड बना के देगा मेरे को ये बाजू वाले इसमें से डॉलर वाली रेंज से, और दूसरे वी लुकअप में मेरे को बोनस निकाल के देगा बाजू वाली रेंज से। बस इतना ही है, यानी 2 वी लुकअप आपका राइट होना चाहिए। मैं एक बात बोलूँ बच्चों, अगर पहला वी लुकअप राइट हुआ ना तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके पहले फार्मूला में कॉमा 2 आएगा क्योंकि सेकंड कॉलम है, और दूसरे फार्मूला में कॉमा 3 आएगा क्योंकि बोनस थर्ड कॉलम है। बस दोनों फार्मूला करीब ऑलमोस्ट सेम, खाली कॉमा 2 कॉमा 3 लास्ट वाला, क्योंकि पहले में डॉलर वाली रेंज से सेकंड कॉलम एक्सट्रैक्ट करना है, और सेकंड वाले में कॉमा 3 क्योंकि मेरे को थर्ड कॉलम एक्सट्रैक्ट करना है, और थर्ड कॉलम में क्या है, बोनस। बच्चे लोग अगर एक लिखने को आ गया ना, दूसरा रेडी। देखो मैं आपको लिख के बताता हूँ, इज इक्वल टू वी लुकअप, इज इक्वल टू वी लुकअप। हाँ ये वी लुकअप में सैलरी है, ये लुकअप में सैलरी है, और मेरी मेन फाइल में सैलरी किधर है, C2 में। तो C2 लुकअप करना है तो C2 कॉमा, फिर उसके बाद पूरी डॉलर वाली रेंज, डॉलर वाली रेंज मतलब ये वाली रेंज, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दिस इज़ कंप्लीट डॉलर वाली रेंज। तो वही रेंज तो इधर देके रखा है, खाली डॉलर लगा के दे दो, $F $2 कोलन $H, एक मिनट इसको इरेज करके अच्छे से लिखो। हाँ $H $5, फिर कॉमा। बच्चे लोग कॉमा, अभी ये जो डॉलर वाली रेंज है ना, इसमें आपका ग्रेड किस कॉलम में, आप देखो 3 कॉलम है, तो ग्रेड कौन से कॉलम में, सेकंड में।
ग्रेड कौन से कॉलम है, सेकंड, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटर। मैंने आपको क्या बोला था अभी कि अगर आपने पहला फार्मूला राइट लिखा किसका, ग्रेड का, तो दूसरा फार्मूला आपका करेक्ट जाएगा, लेकिन अगर पहले ही गलत हो गया तो दूसरा भी गलत होने के चांसेस है। इसलिए आप लोग को थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि अगर आपका एक फार्मूला राइट है तो दूसरा भी राइट हो जाएगा। कैसे, सेम कॉन्सेप्ट, खाली ये लास्ट में इधर कॉमा 3 क्योंकि आपका बोनस थर्ड कॉलम में, बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक सेम। देखो हो गया ना इजी बच्चे लोग। एक बार आपको ग्रेड निकालने को आ गया ना, बाद में बोनस निकालना कितना सिंपल है, देखो ना। ओके, खाली इतना देना है, लास्ट में कॉमा 2 की जगह पे कॉमा 3। क्यों, क्योंकि डॉलर वाली रेंज का तीसरा कॉलम बोनस है, थर्ड कॉलम इज़ अ बोनस, माय सेकंड कॉलम इज़ अ ग्रेड। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आपका पहला फार्मूला राइट तो दूसरा राइट होने के चांसेस, पहला रॉन्ग होगा तो दूसरा भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर से ही दूसरा बन रहा है। देखो ना, मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया, सेम टू खाली कॉमा 2 की जगह पे कॉमा 3, वो कौन सा कैलकुलेशन के लिए, बोनस कैलकुलेशन के लिए। और ये बन गया आपका ग्रेड का कैलकुलेशन और ये बोनस का कैलकुलेशन बाय यूजिंग अ वी लुकअप। मैंने आपको वापस क्या बोला, क्वेश्चन में वी लुकअप लिखा है, सीधा सीधा नहीं भी लिखा होता तो आपको क्लिक होना चाहिए। इफ्स का कंसेप्ट नहीं है, ये वी लुकअप का कंसेप्ट है, आपको क्लिक हो जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ना एक्सेल की वर्कशीट में डॉलर की रेंज बना के दी है, मेन डेटा, रेंज, डॉलर वाला डेटा। जब दोनों डेटा एक साथ हो ना बच्चों, तो दिमाग की बत्ती आपकी जलनी चाहिए कि वी लुकअप या तो एच लुकअप का कंसेप्ट आने वाला है। ठीक है, ये जो मेरा कंसेप्ट है ना बच्चों, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा अब आपका क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये रहा, मेरे को 3 फार्मूला देना है और बच्चे लोग तीनों का तीनों सिंपल इजी। ठीक है ना, क्या बोला उसने, टोटल निकालो, एवरेज निकालो और हाईएस्ट निकालो। टोटल निकालो सम, एवरेज निकालो एवरेज, बट इसमें आगे देखो क्या लिखा है, एवरेज मार्क्स एज एवरेज ऑफ बेस्ट 3। आपको पता है बच्चों, 10th में एक जो रिजल्ट बनता है ना, वो बेस्ट ऑफ 5 का बनता है। 6 सब्जेक्ट होते हैं, 6 सब्जेक्ट होते हैं। बेस्ट ऑफ 5 का मतलब क्या, बच्चे को एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स मिला है तो उसको माइनस करके जो बाकी के 5 सब्जेक्ट है ना, उसका एवरेज रिजल्ट में प्रिंट होता है। बच्चों, बच्चा खुश होगा इसमें, 10th का बच्चा खुश होगा कि नहीं, यस होगा, क्योंकि उसमें बेस्ट ऑफ 5 में उसका एवरेज बढ़ता है, बेस्ट ऑफ 5 में उसका एवरेज बढ़ता है। यहाँ पे भी बेस्ट ऑफ 5 की जगह पे बेस्ट ऑफ 3 है, क्योंकि वहाँ पे 6 सब्जेक्ट थे तो बेस्ट ऑफ 5 बनेगा, यहाँ पे 4 सब्जेक्ट है तो बेस्ट ऑफ 3। बच्चे लोग समझा ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एवरेज नॉर्मल एवरेज नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो टोटल निकालना है, एवरेज निकालना है और प्लस हाईएस्ट मार्क्स निकालना है। किसका हाईएस्ट मार्क्स निकालना है, B7 में, C7 में। तो B7 मतलब IT का हाईएस्ट, टैक्स का हाईएस्ट, MHRM का हाईएस्ट और इको का हाईएस्ट। एक का हाईएस्ट निकालना, बाकी ड्रैग कर देना। एक का ही तो हाईएस्ट निकालना है ना, बाकी तो ड्रैग करना है ना राइट में। तो इन शॉर्ट इसके 3 फार्मूला बनेंगे। मैं बताऊं बच्चों, ये क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट वाला फार्मूला कौन सा है, क्वेश्चन नंबर B, क्योंकि एवरेज नॉर्मल एवरेज नहीं है, इट्स अ बेस्ट ऑफ 3 का एवरेज। अगर 6 सब्जेक्ट होते तो बेस्ट ऑफ 5 देते, अब यहाँ पे बेस्ट ऑफ 5 दे ही नहीं सकते क्योंकि सब्जेक्ट ही 4 है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ डेटा, इसमें जो कीर्ति का डेटा है ना, कीर्ति का डेटा का सबसे कम मार्क्स किसका पता है, 65। तो -65 कर दो, नहीं सॉरी 61। तो इको का मार्क्स है ना, माइनस कर दो, तो बाकी का जो है ना, उसका जो 3 सब्जेक्ट 86, 80 और 65, तीनों को प्लस करेंगे और डिवाइड बाय 3 करेंगे, डिवाइड बाय 4 नहीं, डिवाइड बाय 3, वो बनेगा एवरेज। और डेफिनेटली कीर्ति का एवरेज जो नॉर्मल एवरेज आने वाला था ना, उससे ये बढ़ने वाला है, क्योंकि बेस्ट ऑफ में ना हमेशा एवरेज बढ़ता है। और 10th के बच्चे खुश होते हैं कि मेरे को बेस्ट ऑफ 5 का लॉजिक दिया, मतलब मेरा एवरेज बढ़ा, क्योंकि जो सबसे कम मार्क्स होते हैं वो माइनस हो जाते हैं और बाकी के जो मार्क्स होते हैं प्लस होते हैं। वो तो आपको लॉजिक पता है बच्चों, वही तो अपने को एक्सेल के अंदर परफॉर्म करना है, बट फार्मूला कैसे देना है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो ये पूरे क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पता है, B वाला पार्ट। अगर B वाला पार्ट आप लोग को नहीं आया तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। आप बच्चों चाहिए तो वीडियो पॉज करके खुद भी ट्राई करो, देखो आपको भी क्लिक हो जाएगा कि B वाला पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, बाकी A और C ईजी है। A वाला पार्ट और C वाला पार्ट ईजी है। ठीक है ना, चलो A वाला पार्ट करते हैं। टोटल मतलब क्या, सारे सब्जेक्ट, इसमें वो बेस्ट ऑफ का कंसेप्ट नहीं है, सारे सब्जेक्ट का टोटल मतलब चारों का टोटल। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पहला इज इक्वल टू सम ब्रैकेट B2 से लेके A2
बी से लेके ई ना, ये देखो इसका ही तो सम निकालना है, इधर इधर हो गया, फार्मूला रेडी। ठीक है। हाँ, अब लास्ट वाला मैं हाईएस्ट वाला ही बता दूँ, वो भी बहुत इजी है। हाईएस्ट मार्क्स किधर, इधर, तो आपको इधर टाइप कर देना है, इधर इज इक्वल टू मैक्स। इसमें ऐसा थी सेकंड हाईएस्ट थर्ड हाईएस्ट नहीं, अगर वो सेकंड हाईएस्ट था थर्ड हाईएस्ट होता तो लार्ज इज देयर और स्मॉल इज देयर, इसमें सीधा मैक्स और मीन, तो इसमें मैक्स हाईएस्ट बोला ना, मैक्स किसका मैक्स, ये पूरे रेंज का मैक्स। तो आईटी के मार्क्स कहाँ से चालू होते हैं, B2 से कितना, मिताली तक, मिताली मतलब B6, देखो ना B2, ये 1 में तो हेडिंग है, तो 1 हेडिंग थोड़ी लेंगे, 2 से लेके 6 तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी रेंज है ना। ओके, ये बन गया आपका। देखो अभी ये इजी था ना, अभी ये वाला फार्मूला आपको राइट में ड्रैग कर देना है, तो बाकी सबका भी है ना, टैक्स का, MHRM का और इको का हाईएस्ट आ जाएगा। मेन कॉन्सेप्ट क्या है पता है बच्चों, यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट है ये सर, बेस्ट ऑफ 3 का एवरेज कैसे निकलेगा, बेस्ट ऑफ 3 का एवरेज कैसे निकलेगा। बच्चे लोग अभी ध्यान से सुना, बेस्ट ऑफ 3 का एवरेज कैसे निकलेगा। ये जो टोटल है ना, टोटल ये 4 सब्जेक्ट का टोटल है, इसमें से पूरी रेंज का मिनिमम माइनस कर दो। लॉजिक सुनो, ये जो टोटल निकाला ना आपने F2 में, उसमें से पूरी रेंज का मिनिमम माइनस करो, क्योंकि मैंने आपको कीर्ति का क्या बोला था, 61 माइनस कर दो। तो जैसे ही माइनस कर दिया मिनिमम मार्क्स, तो वो जो आंसर आएगा वो टोटल 3 सब्जेक्ट का टोटल होगा, उसको डिवाइड बाय 3 कर देना है। मतलब इन शॉर्ट ये फार्मूला में आपको एवरेज फंक्शन यूज़ नहीं करना है, आपको ऑपरेटर यूज़ करना है, ऑपरेटर मल्टीप्लाई और डिवाइड, वो सब यूज़ करके आपको एवरेज निकालना है। एक बार फिर से लॉजिक सुनो, F2 इज़ अ टोटल ऑफ 4 सब्जेक्ट, एग्री, उसमें से पूरी रेंज का मिनिमम माइनस कर दो। पूरी रेंज का मिनिमम माइनस मतलब क्या, यू विल गेट द टोटल ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। 3 सब्जेक्ट्स का जैसे टोटल मिला उसको डिवाइड बाय क्या कर दो, 4 नहीं करो 3 कर दो, तो यू विल गेट अ बेस्ट ऑफ 3 का एवरेज। बस बच्चे लोग बोलने में बहुत इजी लगता है कि बेस्ट ऑफ 3 का कैलकुलेशन इजी है, हाँ, बट इसमें एवरेज फंक्शन नहीं आएगा। बच्चे लोग ये आपको याद रखना है, इसमें एवरेज फंक्शन नहीं आएगा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रैकेट F2 मतलब टोटल, माइनस इसमें से सबसे मिनिमम रेंज को माइनस कर देना है, तो माइनस मीन कितना, तो B2 से लेके E2, देखो ना सारे सब्जेक्ट B2 से E2 है ना, तो B2 से E2 का जो मिनिमम वैल्यू है उसको माइनस कर देना, एक ब्रैकेट और बंद, और जो बाहर वाले ब्रैकेट से वैल्यू बाहर आएगी ना, वो मिलेगी आपको टोटल ऑफ 4 के टोटल ऑफ 3 सब्जेक्ट। अभी आप मैनुअली इसको क्या करो, दोनों ब्रैकेट के बाहर स्लैश करके 3 दे दो और इंटर का साइन दे दो। /4 मत देना, क्योंकि यहाँ पे 4 सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट है, क्योंकि एक सब्जेक्ट पूरी रेंज का जो मिनिमम सब्जेक्ट था ना, वो ऑलरेडी हमने क्या कर दिया, रिमूव। और जैसे हमने रिमूव किया ना, तो क्या हो गया कि दी बेस्ट हो गया, जो सब्जेक्ट मिला ना वो मिला अपने को 3, और 3 सब्जेक्ट को डिवाइड बाय 3 करोगे तो बच्चे लोग वो बना आपका, यानी जब भी आपको ये बेस्ट ऑफ 3, बेस्ट ऑफ 4, बेस्ट ऑफ 5 ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा ना, तो दिस इज़ द फार्मूला। मतलब ये वाले क्वेश्चन में बेस्ट ऑफ 3, बच्चों ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन में यही वाला फार्मूला ट्रिकी था, बाकी इजी था कि हाउ टू फाइंड आउट बेस्ट ऑफ 3 का लॉजिक। तो 4 सब्जेक्ट का टोटल में से मिनिमम लेस कर दो, और जो टोटल आएगा 3 सब्जेक्ट का आएगा मैनुअली, इसमें एवरेज फंक्शन नहीं आएगा। देख लो फार्मूला में कहीं भी एवरेज है क्या, नहीं है, क्योंकि एवरेज निकालेंगे तो बेस्ट ऑफ 3 का कैसे निकालेगा, तो 4 का निकालेगा, और उसमें बेस्ट ऑफ का लॉजिक आएगा ही नहीं, वो तो नॉर्मल एवरेज निकालेगा। बच्चे लोग क्वेश्चन नंबर 2 यानी जो बेस्ट ऑफ का 3 का था ना, दिस क्वेश्चन इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, चलो अपने टोटल 17 क्वेश्चन है, रिमेनिंग क्वेश्चंस 12 ऑनवर्ड्स नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो बाय बच्चों, बाय, टेक केयर।